अस्सलाम वालेकुम। ये जो चैप्टर है किस कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एसेंशियल्स पढ़े थे, तो उसमें हमने ये वन ऑफ द एसेंशियल्स डिस्कस किया था। उसमें उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का मतलब ये होता है कि आर द पार्टीज विच आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, वो कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट या नहीं। तो ये हम चीज़ चेक कर रहे होते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया है, तीन इसमें क्राइटेरियाज हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड करता है और बताता है। सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये बताता है कि तीन लोग हैं, तीन तरह के लोग होते हैं जो कि इनकॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले माइनर्स, दूसरे नंबर पे पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, और तीसरे नंबर पे पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये तीन तरह की पार्टीज होती हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मना किया गया है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हम इसकी जो माइनर से रिलेटेड डिटेल्स हैं, जो केसेस हैं, उनको गो थ्रू कर लेते हैं। इसी तरह वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है माइनर। माइनर कौन होता है? जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखने के लिए वी हैव मेजॉरिटी एक्ट 1875, जो माइनर से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स को डॉक्यूमेंट करता है। और ये डिटेलिंग ये जितनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पर्टेन करती है, जितनी उसके लिए लिहाज से ज़रूरी है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और भी डिटेलिंग जो चाहिए होती है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट लॉज, सिविल लॉज के लिए या क्रिमिनल लॉज या दूसरे लॉज के रिलेटेड, वो भी उसमें मौजूद है। तो फिलहाल के लिए जहाँ तक के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्कोप है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो वो हमें ये बताता है, मेजॉरिटी एक्ट, कि एक बंदा, एक इंडिविजुअल जो 18 साल से कम है, जिसकी उम्र 18 साल तक पूरी नहीं हुई, उसका मतलब है कि वो माइनर है। और जहाँ गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है उस माइनर का, और उसकी जो देखभाल के लिए या उसकी प्रॉपर्टी की टेक केयर के लिए या इवन उसके लिए भी अगर कोई गार्डियन अपॉइंट किया जाता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो फिर वो जो उसकी एज और मेजोरिटी है वो बढ़कर 21 साल तक हो जाती है। तो इस केस में जब गार्डियन मौजूद हो और गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ हो, तो उसकी जो एज है, एज ऑफ मेजोरिटी, वो 21 हो जाती है। 21 साल होगा तो मेजर होगा, अदरवाइज उससे कम है तो वो माइनर है। तो मेजॉरिटी एक्ट 1875 हमें सारी डिटेलिंग प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द माइनर। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किन सूरत हाल में, कब और कैसे, किस तरह गार्डियन अपॉइंट किया जाता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये डिटेल है। तो इस इन दोनों से, गार्डियन एंड वार्ड्स और मेजॉरिटी एक्ट से, हमारा इस ऐसा ताल्लुक उस तरह से नहीं है। हमारा हमने सिर्फ उतनी ही चीज स्टडी करनी है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पर्टेन करती है। तो ये बात। सबसे पहले जो सिचुएशन है, एक माइनर अगर एग्रीमेंट कर लेता है तो किन क्या क्या सूरत हाल हो सकती है और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट कोड प्रोवाइड करता है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट जो कि माइनर करता है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है, वो वॉइड है, इसीलिए वो एग्रीमेंट है। कह रहे हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर तो इन्फोर्सेबल होता है ना। तो जो माइनर का किया हुआ एग्रीमेंट है वो वॉइड है। वॉइड एग्रीमेंट है क्योंकि उसको कैपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के। तो ये बात है। तो वो कोई अपनी लाइबिलिटी परफॉर्म ही नहीं कर सकता जो वो प्रॉमिस करता है। कोर्ट ये समझती है कि माइनर अपने अच्छे बुरे के बारे में जजमेंट नहीं कर सकता, वो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकता, इसलिए उसको इस बात की इजाजत नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होके अपने लिए भी कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करे और दूसरों का भी वक्त और पैसा बर्बाद ना करे। तो इसलिए इस सिचुएशन में ये कहा जाता है कि माइनर जो है इज नॉट एबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी है, इसको देख लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल नंबर दी है इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जो किताब में एग्जाम्पल दी हुई है ना, ये वाली, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बेसिकली केस है। केस को उन्होंने समराइज कर दिया है इन 3 लाइनों में। तो केस और भी डिटेलिंग होती है उसमें। तो समटाइम्स जिन्होंने केस पढ़ा होता है वो तो इजीली उसको एलेबोरेट कर जाते हैं, लेकिन केस को गो थ्रू किए बगैर इसको समझाना या इसको एक्सप्लेन करना इज अ बिट डिफिकल्ट। तो हम सिंपल एग्जांपल रखते हैं जिससे हमें उसकी समझ आ जाए। और जो डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है उनको हम अभी फिलहाल में डिस्कस नहीं करते, अनलेस कि वी हैव द फुल केस और उसको देखते हुए हम इसको डिस्कस कर सकें, उसकी मजीद डिटेलिटीज। समटाइम्स 2-3 लाइनों में जो हम पढ़ रहे होते हैं एग्जाम्पल, वो इलॉजिकल सी लगती है, लेकिन अगर आप उसका पूरा केस, अगर वो केस पे बेसिस है, बेस करती है, वो अगर आप निकाल के देखें तो वो फुल फ्लेज एक केस होता है जो कि जिसकी ट्रायल हुई भी होती है और वो उसका नतीजा निकला हुआ होता है। तो ये बात है। तो इसमें ये जो ए एग्जाम्पल है इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक माइनर है, उसने अपनी शॉप सेल की है टू बी, और अमाउंट जो है वॉज पे टू ए, मतलब बी ने अपनी अमाउंट पे कर दी है, लेकिन बाद में उसने कहा कि सेल डीड नहीं हो सकती, रजिस्टर नहीं हो सकती, क्योंकि ए जो है वो माइनर है। और सूट बाय बी, यानी कि बी ज़ाहिर है उसने पेमेंट कर दी हुई है, तो अब वो सूट फाइल करेगा। इट वाज हेल्ड दैट ए वाज अ माइनर, सो एग्रीमेंट वाज वॉइड अब इनिशियो, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट तो बना ही गलत है, मतलब है ही नहीं, ठीक, वॉइड है। एंड द अमाउंट वाज नॉट रिकवरेबल, और अमाउंट रिकवर नहीं की जा सकती। तो ये बात है। तो इसमें ये जो ए एग्जांपल है इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक माइनर है, उसने अपनी शॉप सेल की है टू बी, और अमाउंट जो है वॉज पे टू ए, मतलब बी ने अपनी अमाउंट पे कर दी है, लेकिन बाद में उसने कहा कि सेल डीड नहीं हो सकती, रजिस्टर नहीं हो सकती, क्योंकि ए जो है वो माइनर है। और सूट बाय बी, यानी कि बी ज़ाहिर है उसने पेमेंट कर दी हुई है, तो अब वो सूट फाइल करेगा। इट वाज हेल्ड दैट ए वाज अ माइनर, सो एग्रीमेंट वाज वॉइड अब इनिशियो, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट तो बना ही गलत है, मतलब है ही नहीं, ठीक, वॉइड है। एंड द अमाउंट वाज नॉट रिकवरेबल, और अमाउंट रिकवर नहीं की जा सकती।
ठीक है? तो ये बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता अब ये तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि उसने पेमेंट भी कर दी और रिकवर भी नहीं कर सकता, दुकान भी नहीं मिली उसको, तो बहुत ही अनजस्टिफाइड सिचुएशन लगती है। लेकिन स्ट्रेट अवे अगर देखा जाए तो कानून तो यही कहता है। लेकिन समटाइम्स कोर्ट ये सर्कमस्टांसेस को देखते हुए समटाइम्स, लेकिन नॉट नेसेसरीली और ना ही ये कंपल्सरी है, कोर्ट देखती है सिचुएशन को और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली भी फैसला कर देती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, ये पॉइंट है माइनर एंड रेटिफिकेशन। ये जो रेटिफिकेशन की जो टर्म है ना, रेटिफिकेशन इज अ लीगल टर्म। रेटिफिकेशन का मतलब होता है रेटिफाई करना, रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव करना या एक्सेप्ट करना। इसका मतलब ये है रेटिफिकेशन का कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट माइनर ने कर लिया और उस वक्त वो माइनर था और वो तो ऑब्वियसली वॉइड है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसको पूरा करने के लिए वो कहे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने तो आपको शॉप सेल कर दी, लेकिन इस वक्त तो मैं माइनर हूँ, आप मुझे पैसे दे चुके हैं, लेकिन 2 साल बाद जब मैं मेजर हो जाऊंगा तो मैं उसकी शॉप की सेल डीड करके आपको ट्रांसफर कर दूं। यानी कि लेटर ऑन कोई एग्रीमेंट करना इसलिए कि उस अब पहला एग्रीमेंट जो कि एट द स्टेट ऑफ माइनॉरिटी किया था उसको वैलिडेट कर दिया जाए, वो दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें और उस वक्त तो आप माइनर हो, अब बाद में आप एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लें इसलिए कि वो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त आप माइनर थे और वो नहीं कर सकते थे, तो अब आप उसको कंटिन्यू कर लें आफ्टर मेजोरिटी, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू मेक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट। ठीक है? तो ये बात है। यानी कि अगर पिछले ही एग्जाम्पल को हम आगे कंटिन्यू करें, तो उसमें वो जो उसने पेमेंट नहीं दी वो कैंसिल हो गया, वो कोर्ट ने फैसला दे दिया कि माइनर से वो रिकवरी नहीं कर सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट